हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं वनस्पति जगत का पार्ट 2 के बारे में, जिसमें अपन अध्ययन करेंगे ब्रायोफाइट का, टेरिडोफाइट का, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ब्रायोफाइट में मोस और ल्यूरवर्ट आते हैं, जो प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्र में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्तरचर भी कहते हैं। ये पहले एम्फीबियन थे। प्लांट किंगडम के पहले एम्फीबियन ब्रायोफाइट को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये जमीन पर रह तो सकते हैं, लेकिन इनको लैंगिक जनन के लिए वाटर की आवश्यकता रहेगी। ये प्राय नम, सीलन, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। यह अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका। अनुक्रमण होता है सक्सेशन, एक प्रजाति को हटा के दूसरी प्रजाति बच जाती है। ये है ना, अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाएं शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। शैवाल एकदम थैलोइड था, लेकिन ये शैवाल की अपेक्षा अच्छे से इनकी पादपकाएं बनी हुई होती है। यह थैलस की तरह होता है और श्यान सीधा होता है। एक कोशिक बहुकोशिक मूलाप द्वारा होता है। मूलाप द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। इसमें वास्तविक मूल, तना और पत्तियां नहीं होती। इनमें मूल सम, पत्ती सम, तना सम संरचना होती है। ये एल्गी से अच्छा है इसका थैलोइड, लेकिन इसमें भी रियल नहीं होती। मूल, तना, पत्तियाँ ये रियल नहीं होती, बल्कि उनके जैसा होता है, उनकी जैसी स्ट्रक्चर होती है। जड़ के जैसी स्ट्रक्चर होगी, तने के जैसी, पत्तियों के जैसी। ब्रायोफाइट की मुख्य इकाई अगुणित होती है। ब्रायोफाइट की जो मुख्य इकाई होती है ना, वो होती है अगुणित, मतलब हैप्लॉइड होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मोद्भिद कहा जाता है। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग एक कोशिक होते हैं या बहुकोशिक। तो आपको ये याद रखना है कि बहुकोशिक लैंगिक अंग होते हैं और युग्मकोद्भिद होती है। इसमें मुख्य गाय गैमेटोफाइट होती है और नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। 2 फ्लैजिला भी होते हैं इसके पुमंग में। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है। इसमें एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता और इससे एक बहुकोशिक बीजाणुभिद बन जाता है। ठीक है, इसमें तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होगा। इसमें पहले स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट इसमें स्वतंत्र नहीं होता, मुक्त जीवी नहीं होता इसमें स्पोरोफाइट, बल्कि डिपेंड होता है यूमेटोफाइट पर। बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। स्पोरोफाइट मतलब तुरंत नहीं होता, वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता है। इसकी कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में बन जाते हैं। ब्रायोफाइट का आर्थिक महत्व बहुत कम है, लेकिन कुछ मोस शाकाहारी स्तनधारी पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, स्फेगनम की कुछ स्पीसीज पीट प्रदान करती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। अब पीट प्रदान कौन करता है? स्फेगनम, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। इसका उपयोग पैकिंग में सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी होता है। इसका कारण यह है कि इसमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मोस सर्वप्रथम ऐसे सजीव है जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने में अनुरूप बनाया।
चूँकि मोस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती। इस प्रकार से ये मृदा अपरक्षण को रोकते हैं, ब्रायोफाइट को लीवरवर्ट तथा मोस में विभक्त कर सकते हैं। अगला टॉपिक है लीवरवर्ट। ये आपको समझ आ गया होगा। लीवरवर्ट में देखिए, लीवरवर्ट भी नमी छायादार स्थानों में जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, मिट्टी गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लीवरवर्ट में पादपकाएँ थैलासाब मार्केंशिया की जो पादपकाएँ थैलस जैसी होती है, वो भी पृष्ठाधार, ये थैलस पृष्ठाधार होते हैं और अधः स्तर बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में लगी रहती है। लीवरवर्ट में का इसमें डायग्राम दिया हुआ है। ब्रायोफाइट लीवरवर्ट मार्केंशिया, ये देखिए, ये वाला आपको दिख रहा होगा डायग्राम, ये मार्केंशिया का है। ये मार्केंशिया में मादा थैलस है और ये नर थैलस है। देखिए, मादा हमेशा सुंदर होती है ना, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं इस डायग्राम को कि जो सुंदर वाला होगा ना जिसपे ये तो ये आप देख लीजिएगा, ये मादा का है और ये नर थैलस है बिगड़ा हुआ, ठीक है। और स्ट्रक्चर है ना जिसका ऐसे, और जिसका सुंदर तरीके से बना हुआ है वो मादा है, ठीक है। जेमा कप होते हैं इस पे, और इस पे देख लीजिएगा स्त्रीधान इधर भी होते हैं, जेमा कप होते हैं, मूलाभा होते हैं। मूलाभ जो मूल सम स्ट्रक्चर है, जेमा कप जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन से होता है। अलैंगिक जनन हमेशा थैलस के विखंडन से ही होगा। देखिए, विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों, जिन्हें जेमा कप कहते हैं, में स्थित होती है। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है और इनमें एक नया पादप उग जाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर या दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पादसीटा और कैप्सूल मार्केंशिया में होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल से स्पोर बनते हैं। स्पोर से अंकुरण होने के कारण मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप, लीवरवर्ट में डिवाइड होता है जेमा कप में ये अलैंगिक कलियां होती हैं, इनसे फिर अलग होके ये नया पादप बना लेती है। मार्केंशिया में एक पादप सीटा, स्पोरोफाइट में एक सीटा और कैप्सूल होता है मार्केंशिया के। मियोसिस के बाद ही कैप्सूल में स्पोर बनते रहते हैं और स्पोर से अंकुरण के कारण इनमें स्वतंत्र मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद बन जाता है। देखते हैं ब्रायोफाइट में मोस। अगला टॉपिक है, मोस के बारे में पढ़ते हैं। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है इसमें भी, जिसकी दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है। स्पोर से इसमें प्रथम तंतु बनता है। यह विसर्पी, हरा, शाखित तथा प्राय तंतु में होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह की होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्व कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है, जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी होती हैं। ये बहुकोशिक तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मोस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन से होता है तथा मुकुलन द्वारा भी होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार प्रोहर की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है, जो 5 सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित रहता है। मोस में स्पोरोफाइट लीवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। अब आपसे पूछे कि स्पोरोफाइट लीवरवर्ट में ज़्यादा विकसित होता है या मोस में, तो आपको ये लाइन याद रखनी चाहिए कि मोस में ज़्यादा विकसित होता है।
कैप्सूल में स्पोर होते हैं, ये आपको पता ही है। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मोस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फेग्नम होते हैं। ठीक है, मोस के सदस्य को याद रखना है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। ठीक है, अब देख लीजिए मोस का भी इसमें डायग्राम दिया हुआ है फ्यूनेरिया का। लिवरवर्ट में आपको मार्केंशिया का था और इसमें आपको फ्यूनेरिया का दिया हुआ है। और ये स्फेग्नम है, ये स्फेग्नम का डायग्राम है और ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है और ये मार्केंशिया के हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें सीटा होता है, पत्तियां होती हैं, मूलाब होते हैं, मुख्य अक्ष होते हैं। ये इस कैप्सूल होता है, कैप्सूल में स्पोर बने होते हैं। ये ऊपर वाला भाग स्पोरोफाइट होता है और ये गेमेटोफाइट आपका नीचे वाला युग्मकोद्भिद। ठीक है, ये मेन होता है युग्मकोद्भिद। फोटोसिंथेटिक भी होता है ये। फ्यूनेरिया में ये पत्तियां होती हैं। ठीक है, राइजोइड होती है इसकी ये मूलाब और मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड होती है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। स्फेग्नम का डायग्राम दिया हुआ है, प्रपर्ण शाखाएं, स्त्रीदानी शाखा, ये सब आपको, ये लीफी स्टेज होती है इसकी। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपको याद रखने हैं, डायग्राम पे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट से पहले मैं आपको एक बार मोस का लाइफ साइकिल इस शॉर्ट नोट्स की वजह से दिखाती हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा, हाँ ये वाला, ये मोस का लाइफ साइकिल है। देखिए अब देखिए, ये गेमेटोफाइट होता है नीचे वाला, ये स्पोरोफाइट आपको अभी मैंने डायग्राम में भी दिखाया था। अब देखिए आपको ये पता है, ये कैप्सूल होता है, ये सीटा होता है और ये फुट होता है। ठीक है, नीचे वाला गेमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है। अब स्पोरोफाइट की कैप्सूल में मियोसिस चलता है, जिससे क्या, जो ये 2n होता है स्पोर मदर सेल, इसके अंदर स्पोर मदर सेल होती है जो कि 2n होती है। इनमें मियोसिस होता है तो स्पोर बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, एंड रिलीज, फिर यहाँ से रिलीज हो जाते हैं ये कैप्सूल से, और फिर इनमें जर्मिनेशन होता है और प्राइमरी प्रोटोनिमा बनती है जो कि हैप्लॉइड होती है। ये ग्रीन होती है, क्रिपिंग होती है, ब्रांच्ड होती है, फिलामेंटस होती है, जुवेनाइल होती है ना। फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा में ये लेटरल बर्ड होती है, ये बर्ड्स होती है, देखिए आप देख पा रहे होंगे। फिर ये जर्मिनेट होती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनती है जो अडल्ट होती है, ये भी हैप्लॉइड होती है। इसमें लेटरल बर्ड होती है जो जर्मिनेट होगी और लीफी गेमेटोफाइट बना लेगी, लीफी स्टेज में आ जाएगी। और देखिए आप, एक ब्रांच होती है जिसमें एक तो मेल ब्रांच होती है, एक फीमेल ब्रांच होती है। मेल ब्रांच को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल ब्रांच को हम आर्किगोनियम बोलते हैं। ठीक है, अब एंथ्रीडियम को मेल गेमेट, आर्किगोनिया फीमेल गेमेट, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट से हम एम्ब्रियो बनाएंगे, एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, स्पोरोफाइट आप जानते ही हैं, इसमें कैप्सूल, सीटा और फुट होते हैं। ठीक है, ये बन गया अपना 2n स्पोरोफाइट। ये मोस का लाइफ साइकिल था। अब हम टेरिडोफाइट शुरू करते हैं। टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है, सबसे ज़्यादा इसका आर्थिक महत्व है सजावट के लिए। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में इनको उगाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं, जिनमें संवहन उत्तक, फ्लोएम, संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं। आप इन उत्तकों के विषय में विस्तार से 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे। ठीक है, याद रखिएगा कि जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने के रूप में थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉर्सटेल और फर्न आते हैं। देखिए, टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं।
ठीक है। ठंडे छायादार गीले स्थानों पे मिलेंगे और रेतीली मिट्टी में भी मिल जाएंगे आपको। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट के जीवन में कौन सी प्रभावी अवस्था थी? गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था थी। अभी मैंने पढ़ाया था। लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्य काय स्पोरोफाइट होगी। पहली बार आया स्पोरोफाइट मुख्य काय, जिसमें वास्तविक मूल होती है, रियल होती है इसमें जड़, तना, पत्तियां। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन उत्तक यानी कि जाइलम फ्लोएम होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघुपर्ण। टेरिडोफाइट में जो पत्तियां छोटी छोटी होती है ना, लघुपर्ण का उदाहरण स्लेजिनेला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेरिडोफाइट में लघुपर्ण का उदाहरण कौन सा है? छोटी छोटी पत्तियां होती है जिसकी। लघुपर्ण का उदाहरण स्लेजिनेला, आपको याद रखना पड़ेगा। बड़ी और स्लेजिनेला अथवा बड़ी बृहत्पर्ण हो सकती है। अब बड़े पत्तों की पूछे, बृहत्पर्णों की तो पूछे तो आपके फर्न एग्जाम्पल आ जाएगा। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है जो पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट संरचना बनाते हैं जिन्हें हम शंकु कहते हैं। टेरिडोफाइट की जो बीजाणुपर्ण होती है ना, वो एकदम कंडेंस हो जाती है एक दूसरे के अंदर और सुस्पष्ट एक कोन बना देती है, शंकु बना लेती है। उदाहरणतः स्नेजिलेला, इसका उदाहरण स्नेजिलेला और इक्विसिटम है। ठीक है। बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय मुक्तजीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषित थैलाब युग्मकोद्भिद बनाते हैं। ठीक है। कैसे बीजाणु अंकुरित होने पर क्या बनाएंगे? अस्पष्ट होता है वो, छोटा बहुकोशिक मुक्तजीवी और अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषित थैलाब युग्मकोद्भिद बनाएंगे, जिससे प्रोथेलस कहते हैं। इन युग्मकोद्भिदों को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताओं, निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है। तो दिख भी रहा है, एक मिनट। हाँ देखिए, निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी इनको सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक ही ये सीमित है। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पूधानी और स्त्रीधानी कहते हैं। अब आपको ये किताब सही से दिख रही होगी, मैंने स्टैंड कुछ ज़्यादा ही ऊंचा कर रखा था। देखिए आप, युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पूधानी और स्त्रीधानी कहते हैं। पूधानी से पुंमणु के निकलने के बाद ये उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है और युग्मनज बनता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है। ठीक है। इसके मतलब पानी की आवश्यकता होती है पूधानी से पुंमणु के निकलने के बाद उसको स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचाने के लिए। और स्त्रीधानी में जो अंडे होते हैं ना, वो नर युग्मक से मिल जाते हैं और युग्मनज बन जाता है और बाद में युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बनेगा, जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था स्पोरोफाइट बनेगा। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। स्पोर एक जैसे होंगे तो समबीजाणु कहेंगे उनको। स्लेजिनेला, साल्विनिया में दो प्रकार के होते हैं, बड़े और छोटे स्पोर बनते हैं, जिन्हें अगर अलग अलग होंगे तो विषम बीजाणु। अब विषम बीजाणु के एग्जाम्पल याद रखना, स्लेजिनेला, साल्विनिया। बड़े बृहद बीजाणु तथा छोटे लघु बीजाणु से क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है जिससे एक नया शेषव भ्रूण बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है।
नया बीज बन रहा है। क्योंकि टेरिडोफाइट में देखिए 4 क्लासेस होती है, साइक्लोप्सिडा, साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटम, टीरोप्सिडा, रेप्टेरिस, टेरिस और रेडिएंट। ठीक है, पढ़ लिया, टेरिडोफाइट हो गया। अब मैं आपको इसको इसके लाइफ साइकिल को मैं एक को शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए आप, दिख रही है आपको, ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं एक मेल गेमिट, में गेमिट्स बनते हैं ना, एक तो एक प्रोथेलस होता है, देखिए मेल गेमिट होते हैं और फीमेल गेमिट होते हैं। ठीक है, जो मेल गेमिट होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन पे होता है, जो फीमेल गेमिट होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन पे होता है। सेक्स ऑर्गन होता है मेल से आता है ना। अब आपको पता है मेल गेमिट को एंथ्रेडियम कहेंगे और आर्किगोनिया अपन फीमेल गेमिट को कहेंगे। ये प्रोथेलस पर होते हैं। प्रोथेलस एक थैलोइड गेमेटोफाइट है, स्मॉल होता है, मल्टीसेलुलर होता है, इंस्कोसिस होता है, नॉट वेल डेवलप्ड, ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, अब प्रोथेलस पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको पता ही है। फिर इन दोनों मेल गेमेट्स में फर्टिलाइज फ्यूजन होगा और जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट अपना डिप्लॉयड होगा क्योंकि ये हैप्लॉयड थे दोनों। जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, वो स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट से स्पोरोफिल, ये लीफी स्टेज आती है ना, वेंट्रल सरफेस पे होती है। स्पोरेंजिया बनी, फिर स्पोरेंजिया से स्पोर मदर सेल, स्पोरेंजिया से फिर स्पोर मदर सेल से स्पोर मियोसिस होगा इनमें और फिर स्पोर बनेंगे जो हैप्लॉइड होंगे, रिलीज हो जाएंगे फिर स्पोरेंजिया से और जर्मिनेट होकर प्रोथेलस बना लेंगे। ठीक है, फिर प्रोथेलस से अपने क्या गेमिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये लाइफ साइकिल होमोस्पोरस की थी। ठीक है, अब जो कौन बनता है स्लेजिनेला एक्विसिटम में, उसको अपन स्ट्रोबिलस भी कहते हैं, स्ट्रोबिलस भी। ये आप डायग्राम देख लीजिए, ये स्लेजिनेला ये लीफी स्टेज वाला दिखाया रखा है ना आपको, स्पोर माइक्रोफिली भी होते हैं इसमें। तो ये क्या है, स्लेजिनेला का एग्जाम वो डायग्राम है। इक्विसिटम में कौन दिखेगा आपको, देखिए कौन बना हुआ है, स्ट्रोबिलस भी बोलते हैं इसको। नोड होती है, पर्व होती है, गांठ होती है ना, इंटरनोड होती हैं। और ये देख लीजिए आप, इक्विसिटम राइजोम्स होते हैं, स्टेम होता है। ये देखिए आप, ये इक्विसिटम के बाद में ये है फर्न, फर्न का पौधा, और ये सेल्बिनिया का पौधा। ठीक है, मैं आप याद रख सकते हैं कि सेल्बिनिया में ऐसे बने बी की जैसी आकृति है। ठीक है, आपको इक्विसिटम में कौन से याद रख सकते हैं, ये डायग्राम याद रखने हैं आपको। स्नेजिलेना लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा पढ़ी थी ना हमने क्लास। ठीक है, अब लघुपर्ण का एग्जाम्पल कौन सा है आप बताइए इनमें से। स्लेजिनेला लघुपर्ण का एग्जाम्पल है, वृत्तपर्ण का भी बता दीजिए। फर्न, हॉस्टेल किसे कहते हैं, इक्विसिटम को हॉस्टेल कहते हैं। ठीक है, अब अपना शुरू होएगा जिम्नोस्पर्म। तो देखिए एंजियोस्पर्म तो आपके 12th में डिटेल में एक चैप्टर दिया हुआ है एंजियोस्पर्म के बारे में, उसके बारे में हम इन डिटेल उस चैप्टर में ही बात करेंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म अब शुरू होता है। जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी इनको बोलते हैं हम। ठीक है, जिम्नोस्पर्म 2 शब्दों से बना हुआ है, जिम्नोस और स्पर्म्स। जिम्नोस का मतलब होता है अनावर्त और स्पर्म्स का मतलब होता है बीज। ऐसे पौधे हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते, ये ढके हुए नहीं होते इनके बीजांड, और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावर्त ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती है, मीडियम साइज के भी होंगे, लंबे वृक्ष भी होंगे और झाड़ियाँ भी होंगी इनमें।
जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। ये याद रखना है, जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। छाप लीजिए इस लाइन को। इनकी मूल प्राय मुसला मूल होती है। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती है। जब फंगस से कुछ जिम्नोस्पर्म की मूल सहयोग करेगी ना, उसे कवक मूल कह देंगे, माइकोराइजा कवक मूल कहते हैं। इनका उदाहरण है पाइनस। ये याद कीजिए अभी के अभी। कवक मूल क्या होगी? माइकोराइजा किसको कहेंगे? जब इनके वृक्ष होते हैं ना, इनके अगर कवक से सहयोग कर ले ये, तो माइकोराइजा बनेगा, कवक मूल बनेगी। इसका उदाहरण पाइनस है। पाइनस पाइनस पाइनस। जबकि कुछ अन्य की छोटी विशिष्ट नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर ले तो उसे प्रवाल मूल कोरेलॉइड कहते हैं। उदाहरण साइकस। ठीक है। अब अगर किसी ने शैवाल के साथ कर लिया साइनोबैक्टीरिया, किसी ने अगर नाइट्रोजन स्थिरीकृत करने वाले साइनोबैक्टीरिया से अगर सहयोग कर लिया, तो उसे प्रवाल मूल कोरेलॉइड कहेंगे। कोरेलॉइड से अपन ऐसे याद रख सकते हैं, इसका उदाहरण साइकस है। तो सी से कोरेलॉइड, सी से साइकस। ये तो अपन भूल नहीं सकते कि अगर ये ऑप्शन में आएगा तो प्रवाल मूल साइकस अपन टिक लगा देंगे। ठीक है। और कवक मूल को अपन को याद रखना पड़ेगा। कवक मूल का एग्जाम्पल पाइनस है। इसके तने अशाखीय अशाखीय होते हैं। साइकस का तना कैसा होता है? अशाखीय होता है। और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिम्नोस्पर्म में अशाखीय तना किसका है? साइकस का है अशाखीय तना। और शाखित तना किसका है? पाइनस सिट्रस के होते हैं। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती हैं। सरल भी होती है और संयुक्त होती है। साइकस में पिच्छादार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी, वायु को सहन कर सकती है। देखिए, आप एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। ये क्वेश्चन अभी अभी अपन ने पढ़े हैं कि एक तो सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकुआ है। कवक मूल माइकोराइजा किसका? माइकोराइजा का एग्जाम्पल पाइनस। कोरेलॉइड प्रवाल मूल का एग्जाम्पल साइकस। अशाखीय तने किसके होते हैं? साइकस। शाखित तने पाइनस सिड्रस, है ना। पत्तियां सरल संयुक्त होती है। साइकस में पत्तियां कैसी होती है? पिच्छाकार होती है। और जिनकी पत्तियां ताप, नमी, वायु को भी सहन कर सकती है। शंक्वाकार पौधे में पत्तियां सुई की तरह होती है। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल तथा गर्तिका रंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। अब पत्तियां छोटी होगी, सुई के आकार की होगी, पत्तियों की सतह क्षेत्रफल कम होती है, मोटी क्यूटिकल होती है, गर्ती रंध्र होते हैं, तो पानी की हानि को तो कम करेंगे। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा वृहद बीजाणु बनाते हैं। अगुणित लघु बीजाणु भी बनाएंगे और वृहद बीजाणु भी बनाते हैं। बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण पर होते हैं। बीजाणु पर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगी होती है। ये सलथ अथवा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती है, उन्हें लघु बीजाणुधानी अथवा नर शंकु कहते हैं। लघु वाले को नर शंकु कहेंगे। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है, और ये कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। ठीक है। परागकणों का विकास, एक मिनट, परागकण कहते हैं। परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणुपर्ण या गुरु बीजाणुधानी होती है, उन्हें गुरु बीजाणुधानी या मादा शंकु कहते हैं। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष अथवा विभिन्न वृक्ष पर स्थित हो सकते हैं। मतलब एक पे ही होंगे अगर नर और मादा, तो उसका एग्जाम्पल पाइनस। और अगर अलग अलग पर होंगे तो उसका एग्जाम्पल साइकस। ये भी अपन को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। अगर नर और मादा शंकु एक ही वृक्ष पर है तो पाइनस, और अलग अलग पे है तो साइकस। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाई की एक कोशिका में विभेदित हो जाता है। बीजांडकाई एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। बीजांडकाई एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु धानी बीजांडकाई स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद में विकसित होता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्थिरानी अथवा मादा जननांग होते हैं। ठीक है। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणु धानी में ही रह जाता है। ठीक है। मादा युग्मकोद्भिद भी किस में होगा? गुरु बीजाणु धानी में ही। ठीक है। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते। दोनों ही स्वतंत्र नहीं होते। उसमें एक तो होता था कोई सा भी, वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। गुरु बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। परागकण से एक परागनली बनती है जिसमें नर युग्म होता है। यह परागनली स्थिरधानी की ओर जाती है और वहां पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा, फिर उससे भ्रूण बन जाएगा और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज बनते तो है लेकिन ये ढके हुए नहीं होते। ठीक है। तो ये सब अपनी थी। इसके बाद जिम्नोस्पर्म के आपको डायग्राम दिए गए हैं। साइकस का पता, पाइनस और ये गिंको। ठीक है। दिख रहा है? ये याद रखना है अपन को। ठीक है, याद रखना। अब बातें बताइए तो फिर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि नर शंकु और मादा शंकु अगर एक ही वृक्ष पे है तो एग्जाम्पल बता दो। पाइनस होगा। अगर अलग अलग पे हैं तो क्या होगा? साइकस होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि माइकोराइजा के एग्जाम्पल बताओ, कवक मूल बताई थी मैंने, बताओ एग्जाम्पल। पाइनस। और आप कोरेलोइड के बता दीजिए। कोरेलोइड सी से साइकस। प्रवाल मूल साइनोबैक्टीरिया के साथ बना देगी ना अगर मूल सही हो तो। शाखित तने किसके होते हैं? साइकस के। सॉरी, अशाखित तने होते हैं। इसका अशाखी होता है साइकस का। और शाखित किसके होंगे? पाइनस सिट्रस के। ठीक है। और आप बता दीजिए जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु को होता है, स्तंभ बीजाणु विषम बीजाणु होता है, लघु बीजाणु गुरु बीजाणु मिलते हैं ना। ठीक है। और आप क्या बताएंगे? 4 कोशिकाएं बनती है गुरु बीजाणु मात्र से, कोशिका से। ठीक है, याद रखिएगा। एंजियोस्पर्म, इसके बारे में एक चैप्टर अलग से दिया हुआ है 12th में। इन डिटेल तो वहीं स्टडी होगी इसकी। देखिए, पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में अभी तो पढ़ा था अपन ने, बीजांड से बीज तो बनता है लेकिन ये ढके हुए नहीं होते, लेकिन इसमें पुष्प बना लेते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है। इनके वास स्थान भी बहुत व्यापक है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों जैसे वुल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस जो 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई का है, यहाँ तक होते हैं। ठीक है। इनका माप देख लीजिए, वुल्फिया से लेकर यूकेलिप्टस होते हैं। इनसे हमें भोजन भी मिलता है, चारा भी मिलता है, ईंधन भी मिलता है, औषधियाँ भी मिलती है और अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद मिलते हैं। ये 2 वर्गों द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभक्त होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की पहचान बीजपत्रों में 2 बीजपत्र होने, पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास
तथा पुष्पों के चतुष्टयी अथवा पंचटयी होने अर्थात पुष्प के प्रत्येक पुष्पीय चक्र में 4 अथवा 5 सदस्यों के होने के आधार पर की जाती है। ठीक है, द्विबीजपत्री की पहचान आप कर लोगे। जाली का शिराविन्यास मिलेगा पहली बात तो। चतुष्टयी और पंचटयी होती है, इसमें पुष्पों के मतलब प्रत्येक पुष्प चक्र में 4 या 5 सदस्यों के होने के आधार पर की जाती। दूसरी ओर एक बीजपत्री पौधों के बीज में केवल एक बीजपत्र होना, पत्ती में समांतर समांतर मतलब एक एक लाइनें अलग अलग, और 2 होंगे तो वो जाल सा बना लेंगे, है ना। तो द्विबीजपत्री से याद रख सकते हैं अपन। एक बीजपत्री में जाली का शिराविन्यास और त्रिटयी पुष्प अथवा प्रत्येक चक्र में 3 उपांग होना एक बीजपत्री पौधे के विशेष अभिलक्षण है। द्विबीजपत्री पौधे के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में 1 बीजपत्र होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है पादपों का, तो एंजियोस्पर्म। ठीक है, और इनका आकार वुल्फिया से लेकर यूकलिप्टस के डायमीटर से अधिक ऊंचाई होती है। क्या क्या मिलता है इनसे, आर्थिक महत्व होता है इनका। 2 भागों में बांटे गए, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री की पहचान, समांतर शिराविन्यास किसमें होता है, एक बीजपत्री में होता है। जालिका रूपी शिराविन्यास द्विबीजपत्री में होता है। 4 से 5 सदस्य पुष्पीय चक्र में किसके में होते हैं, द्विबीजपत्री में। 3 किसके में होते हैं, एक बीजपत्री में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। द्विबीजपत्री में 2। पुष्प में नर लैंगिक अंग पुकेसर। प्रत्येक पुकेसर में एक पतली तंतु होती है जिसकी चोटी पर परागकोश होता है। परागकोश के अंदर परागमात्र कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर लघु बीजाणु बनाती है, जो परिपक्व होकर परागकण बनाती है। पुष्प देखिए, परागकण पुष्प के वो नर भाग से बनता है, नर से। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्रीकेसर या अंडक होते हैं। स्त्रीकेसर में आधार पर फूला हुआ अंडाशय अथवा उससे जुड़ी हुई लंबी पतली वर्तिका एवं उसके शीर्ष पर वर्तिकाग्र होता है। अंडाशय के अंदर अंडक स्थित होते हैं। सामान्यतः प्रत्येक अंडाशय में एक गुरुबीजाणु मात्र कोशिका होती है, जो अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित गुरुबीजाणु बनाती है, जिसमें से 3 तो अविकसित हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और एक विभाजित होकर भ्रूणकोश बना लेती है। प्रत्येक भ्रूणकोश में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय होता है। एक अंडकोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं, 3 एंटीबॉडी प्रतिव्यासंत कोशिकाएं तथा 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती है। 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे द्विगुणित द्वितीय केंद्रक बन जाता है। दोनों ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएं तो द्विगुणित द्वितीय केंद्रक बनता है। परागकण परागकोश से निकलने के बाद हवा अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इस स्थानांतरण को परागण कहते हैं। परागण और परागकण में अंतर आपको पता है। ठीक है, मतलब हवा द्वारा किसी भी एजेंसी मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए जो परागकणों को, ठीक है, उसे परागण कहते हैं। परागण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं और एक परागनली बना लेते हैं। परागनली वर्तिकाग्र वर्तिका और के उत्कों के बीच से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। परागनली भ्रूणकोश के अंदर जाती है और जहाँ पर फटकर यह 2 नर युग्मकों को छोड़ देती है। इनमें से एक नर युग्मक अंडकोशिका से संकलित हो जाता है। युग्मक संलयन एक युग्मनज बनाता है। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीय केंद्र से संकलित हो जाता है। देखिए, द्वितीय केंद्रक बनाया था ना दोनों ध्रुवीय कोशिकाओं ने मिलकर, उससे संकलित हो गया ना, तो ये त्रिगुणित बन गया। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है। चूंकि इसमें 2 संलग्न होते हैं, युग्मक संलयन और ली संलयन होते हैं, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। एंजियोस्पर्म में ही मिलता है द्विनिषेचन। युग्मनज भ्रूण जिससे एक अथवा 2 बीजपत्र हो सकते हैं में विकसित हो जाता है। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक भ्रूणकोश में विकसित हो जाता है।
भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इन घटनाओं के दौरान बीजांड से बीज बन जाते हैं तथा अंडाशय से फल बन जाता है। निषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं और प्रतिशंक कोशिकाएं लुप्त हो जाती हैं। एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र देखिए, इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए आप। बीजाणुद्भिद है ये, एंजियोस्पर्म का पौधा दिया हुआ है। इसमें देखिए गुरु बीजाणुधानी है ना। इसमें देखिए, इसमें अंडाशय होता है नीचे फुला हुआ भाग, फिर वर्तिका और वर्तिकाग्र है, ठीक है। अब देखिए ये वो इसका नर भाग है लघु बीजाणुधानी का, उसमें परागकोश होते हैं, परागकोश होता है, नीचे तंतु होता है। देखिए अब इनसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका तो इसमें है ये, ठीक है। ये बीजाणुधानी से बना हुआ, बीजाणुधानी के अंदर होता है बीजाणु, है ना। इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है। और ये जो पुमंग, ये तंतु परागकोश, परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी होती है। इसमें 4 ये लघु बीजाणु बनते हैं, फिर लघु बीजाणु परागकण बन जाते हैं, फिर नरयुग्मकोद्भिद बनता है, इसमें युग्मक होते हैं, ये अंड कोशिकाएं बनती है, ये ध्रुवी एंटीपोडल सेल्स, फिर युग्मनज बन जाता है, फिर इनसे एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो से फिर बीजाणुद्भिद, ठीक है। तो ये युग्मकोद्भिद, ये बीजाणुद्भिद, ठीक है। एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र हो गया, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी।